आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बीच की इस गड़बड़ी को बिल्कुल पहुंच कर मिटा देने के लिए महेंद्र ने प्रस्ताव किया, अगले रविवार को दमदम की बगीचे में पिकनिक करने चला जाए। आशा अत्यंत उत्साहित हो उठी, किंतु विनोदनी किसी भी तरह राजी नहीं हुई। विनोदनी की इस आपत्ति पर महेंद्र और आशा दोनों के दोनों मुरझा से गए। उन लोगों ने समझा विनोदनी आजकल उनसे दूर दूर रहना चाहती है। शाम को बिहारी के आते ही विनोदनी ने उससे कहा, देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम के बगीचे में पिकनिक करने जाएंगे। उसमें मैं साथ नहीं जाना चाहती। सो दोनों के दोनों आज सवेरे से मुझसे मुंह फुलाए बैठे हैं। बिहारी ने कहा, मुंह फुलाना बेजा तो नहीं मालूम होता। आप नहीं जाएंगी तो इनकी पिकनिक में ऐसा कांड होगा जो दुश्मन के भी ना हो। विनोदनी ने कहा, तो फिर आप भी चलिए। आप चलें तो मैं भी चलने को तैयार हूं। बिहारी ने कहा, अच्छी बात है, किंतु कर्ता के पीछे कर्म होता है। घर के कर्ता की क्या राय है? बिहारी के प्रति विनोदनी के इस विशेष पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों ही मन खिन्न हुए। बिहारी को साथ लेने के प्रस्ताव से महेंद्र का आधा उत्साह काफूर हो गया। महेंद्र की हमेशा ये कोशिश रहती कि किसी भी तरह बिहारी के मन में ये बात बैठ जाए कि उसकी उपस्थिति विनोदनी के लिए सर्वदा ही अप्रिय है। किंतु आज की घटना में उसने देखा कि अब तो बिहारी को रोकना उसके लिए असाध्य है। महेंद्र ने कहा, अच्छा तो है, अच्छा रहेगा, लेकिन बिहारी तुम जहां भी जाते हो वहां कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा किए बगैर नहीं मानते। तुम्हारा कोई ठीक नहीं, कुछ नहीं तो मोहल्ले भर के लड़के ही इकट्ठे कर लाओगे या किसी गोरे से लड़ पड़ोगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहारी महेंद्र की आंतरिक अनिच्छा को समझकर मन ही मन हंसने लगा। बोला, यही तो संसार का मजा है। क्या से क्या हो जाता है और कब कहाँ कौन सा बखेड़ा उठ खड़ा होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा तो विनोदा भाभी, खूब सवेरे ही चलना होगा। मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। रविवार को सवेरे ही चीज वस्त और नौकर चाकरों के लिए एक 3rd क्लास और मालिकों के लिए एक 2nd क्लास किराए की घोड़ा गाड़ी लाई गई। बिहारी भी बड़ा सा एक पैक बक्स साथ लिए ठीक समय पर आ गया। महेंद्र ने कहा, ये तुम क्या ले आए? सामान की गाड़ी में तो ये समाएगा नहीं। बिहारी ने कहा, तुम चिंता न करो भाई साहब, मैं अभी सब ठीक किए देता हूं। विनोदनी और आशा गाड़ी में बैठ गईं। अब महेंद्र को चिंता हुई कि बिहारी को कहाँ बिठाया जाए। वो बगलें झांकने लगा। बिहारी ने अपनी पेटी गाड़ी की छत पर लाद दी और चट से वो कोच बक्स पर बैठ गया। महेंद्र के लिए जान बची और लाखों पाए साबित हुआ। वो सोच रहा था, बिहारी भीतर बैठेगा या क्या करेगा, कोई ठीक नहीं। विनोदनी घबराहट के साथ कहने लगी, बिहारी बाबू, आप कहीं गिर तो नहीं जाइएगा। बिहारी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं। पतन और मूर्छा दोनों ही मेरी जन्मपत्री में नहीं है। गाड़ी चलते ही महेंद्र ने कहा, ना हो तो मैं ही ऊपर जाकर बैठूं, बिहारी को भीतर भेज दूं। आशा ने घबराकर उसकी चादर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। विनोदनी ने कहा, आपको आदत नहीं, फिर क्या जरूरत है, गिर गिरा गए तो मुश्किल होगी। महेंद्र ने उत्तेजित होकर कहा, मैं गिर पड़ूंगा? कहने के साथ ही वो ऊपर जाने को उद्यत हो उठा। विनोदनी ने कहा, आप बिहारी बाबू को दोष देते हैं, पर मैं तो देख रही हूं
आप ही बखेड़ा खड़ा करने में अद्वितीय हैं। महेंद्र मुंह फुलाकर बोला, अच्छा एक काम किया जाए, मैं दूसरी एक गाड़ी मंगाकर उसमें चला जाता हूं, इसमें बिहारी चला जाएगा। आशा ने कहा, ऐसा हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विनोदिनी ने कहा, और मैं क्या गाड़ी से कूद पड़ूंगी। इस तरह बात यहीं खत्म हो गई। महेंद्र रास्ते भर अत्यंत गंभीर मुंह बनाए बैठा रहा। गाड़ी यथासमय दमदम के बगीचे में पहुंची और नौकरों की जो गाड़ी बहुत पहले चली थी उसका अभी तक पता ही नहीं। शरद ऋतु का प्रातःकाल अत्यंत मधुर और सुहावना लग रहा है। धूप फैल जाने से ओस तो सूख गई है, किंतु बगीचे के पेड़ पौधे निर्मल प्रकाश से झलमला रहे हैं। बगीचे की चहारदीवारी के किनारे किनारे हरसिंगार के पेड़ों की कतार है और उनके नीचे पड़े हुए फूलों की सुगंध से सारा बगीचा महक रहा है। आशा कलकत्ते के ईंट पत्थर के मकानों के बंधन से मुक्ति पाकर वन्य हरिणी की तरह उल्लसित हो उठी। उसने विनोदिनी के साथ ढेर के ढेर फूल चुने, पेड़ से पके शरीफे तोड़कर उसके नीचे बैठकर खाए और फिर दोनों सखियां मिलकर बहुत देर तक तालाब में नहाती रहीं। इन दोनों नारियों ने मिलकर एक तरह के निरर्थक आनंद से पेड़ों की छाया और डालियों की संध में से निकलते हुए प्रकाश को, तालाब के पानी और निकुंज के पुष्प पल्लवों को पुलकित और सचेतन कर दिया। नहाने के बाद दोनों सखियों ने आकर देखा कि नौकरों की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। महेंद्र कोठी के वरंडे में कुर्सी पर बैठा किसी विलायती कंपनी का सूची पत्र पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी का नाम तक नहीं, सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा था। विनोदिनी ने महेंद्र के पास जाकर पूछा, बिहारी बाबू कहाँ हैं? महेंद्र ने संक्षेप में उत्तर दिया, मालूम नहीं। विनोदिनी ने कहा, चलिए उन्हें ढूंढ निकाला जाए। महेंद्र ने कहा, उसे कोई चुरा ले जाएगा, ऐसी कोई आशंका नहीं मालूम होती, बिना ढूंढे भी वो मिल जाएगा। विनोदिनी ने कहा, लेकिन कम से कम ऐसी तो आशंका है कि शायद वे आपके लिए ही सोच में दुबले हुए जा रहे हों कि कहीं दुर्लभ रत्न खो गया तो क्या होगा। कम से कम उन्हें तसल्ली तो दे आना चाहिए। तालाब के पास एक बड़ा सा पक्का घाट है। वहां बिहारी अपना पैक बक्स खोलकर स्टोव निकालकर उस पर पानी गर्म कर रहा था। सबके उपस्थित होते ही उसने आतिथ्यपूर्वक एक एक प्याला गर्म चाय और रकाबियों में कुछ नमकीन नाश्ता निकालकर सबके आगे रख दिया। विनोदिनी बार बार कहने लगी, भाग्य से बिहारी बाबू सब तैयारी कर लाए थे, इसलिए जान में जान आ गई, नहीं तो चाय न मिलने से महेंद्र बाबू की न जाने क्या दशा होती। चाय पाकर महेंद्र के सचमुच ही जान में जान आ गई, किंतु फिर भी वो बोला, बिहारी की हर बात में ज्यादती हुआ करती है। पिकनिक करने आए हैं, यहां भी अगर सब कुछ घर जैसा नियम के माफिक हुआ तो फिर मजा ही क्या रहा। बिहारी ने कहा, तो दे दो भैया, मेरा चाय का प्याला वापस दे दो। चाय बगैर पिए ही तुम मनमाना मजा लेते रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। काफी दिन चढ़ गया पर नौकर नहीं आए। बिहारी की पेटी में से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ निकलने लगे, दाल चावल साग तरकारी और छोटी छोटी शीशियों में पिसे हुए मसाले इत्यादि। विनोदिनी आश्चर्य के साथ कहने लगी, बिहारी बाबू, आपने तो हम औरतों को भी मात कर दिया। घर में तो गृहिणी नहीं है, फिर ये सब आपने सीख कहाँ से लिया? बिहारी ने कहा, कमबख्त पेट के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है भाभी जी। क्या करूं, अपनी सेवा टहल और आदर जतन सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है ना। बिहारी ने ये बात यूं ही हंसी हंसी में कही थी, किंतु विनोदिनी गंभीर होकर बिहारी के मुंह की तरफ करुण दृष्टि से देखती हुई कृपा वर्षण करने लगी। बिहारी और विनोदिनी दोनों मिलकर रसोई के काम में जुट पड़े। आशा क्षीण और संकुचित सी होकर हस्तक्षेप करने आई, किंतु बिहारी ने रोक दिया। अपटु महेंद्र ने मदद करने की कोई कोशिश ही नहीं की। वो बरगद के तने से पीठ लगाए और पैर पर पैर रखे कांपते हुए पत्तों पर सूर्य किरणों का नाच देखने लगा। रसोई बन चुकने पर विनोदिनी ने कहा, महेंद्र बाबू, आप इस बरगद के पत्ते गिनकर पार नहीं पा सकते, अब जाइए नहा आइए। इतने में नौकर चाकर भी सामान लेकर आ पहुंचे। उनकी गाड़ी रास्ते में टूट गई थी। आते आते दोपहर हो गया। खाने पीने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे ताश खेलने का प्रस्ताव हुआ, पर महेंद्र ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और देखते देखते पेड़ की छाया के नीचे उसे नींद आ गई और सो गया। आशा कोठी के भीतर जाकर दरवाजा बंद करके आराम करने की तैयारी करने लगी। विनोदिनी ने माथे का पल्ला संभालते हुए बिहारी से कहा,
अच्छा, तो मैं अब भीतर जाती हूं। बिहारी ने कहा, आप कहाँ जाएंगी? बैठिए जरा, गपशप कीजिए। क्षण क्षण में दोपहर की गर्म हवा तरु पल्लवों को मरमरित करने लगती है और क्षण क्षण में तालाब के उस पार जामुन के पेड़ के घने पत्तों में से कोयल बोल बोल उठती है। विनोदिनी अपने बचपन की बातें करने लगी। गांव की बात, माँ बाप की बात, बचपन की सहेलियों की बात। कहते कहते उसके माथे का पल्ला खिसक पड़ा। विनोदिनी के चेहरे पर प्रखर यौवन की जो एक दीप्ति सर्वदा ही बनी रहती थी, बाल्य स्मृति की छाया ने आकर आज उसे स्निग्ध कर दिया। उसकी आंखों में जिस कौतुक तीव्र कटाक्ष को देखकर तीक्ष्ण दृष्टि बिहारी के मन में अब तक नाना प्रकार के संशय उपस्थित हुआ करते थे, उन्हीं आंखों की उज्ज्वल कृष्ण ज्योति जब एक शांत सजल रेखा में परिणत होकर मिलान हो आई, तब बिहारी को विनोदिनी में मानो और ही कोई व्यक्तित्व दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उस दीप्तिमंडल के केंद्र स्थल में एक कोमल हृदय अब भी सुधाधारा से सरस बना हुआ है। अपरितृप्त रस रंग कौतुक विलास की दहन ज्वाला अभी तक उसकी नारी प्रकृति को सुखा नहीं सकी है। विनोदिनी मानो सलज्ज सती स्त्री के रूप में अनन्य भक्ति के साथ पति की सेवा कर रही है। कल्याण परिपूर्ण जननी की तरह संतान को गोद में लिए हुए है। ये चित्र इसके पहले एक क्षण के लिए भी कभी बिहारी के मन में उदित नहीं हुआ। आज मानो रंगमंच का पट क्षण भर के लिए उठ गया और उसके भीतर का एक मंगल दृश्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। बिहारी सोचने लगा, विनोदिनी बाहर से विलासिनी युवती जरूर है, किंतु उसके भीतर एक पूजारता नारी निर्शन हो तपस्या कर रही है। बिहारी एक दीर्घ निश्वास लेकर मन ही मन बोला, मनुष्य अपने वास्तव रूप को आप ही नहीं जान पाता, अंतर्यामी ही जान सकते हैं। अवस्था चक्र में बाहर जो कुछ बन जाता है, संसार की दृष्टि में वही सत्य मालूम होता है। बिहारी ने बात के सिलसिले को रुकने नहीं दिया। प्रश्न कर करके उसे वो जगाए रखने लगा। विनोदिनी को अब तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसके मन की ये सब बातें इस तरह सुनता। खासकर किसी पुरुष के आगे उसने इस तरह आत्मविस्मृत होकर स्वाभाविक भाव से ये बातें नहीं कहीं। आज मुक्त कलकंठ से नितांत सहज सहल हृदय की बातें कहकर उसकी संपूर्ण नारी प्रकृति मानो नवीन वर्षाधारा में स्नान करके स्निग्ध और परितृप्त हो गई। खूब सवेरे उठने के उपद्रव से थके हुए महेंद्र की करीब 5 बजे आंख खुली और वो कुछ झुंझलाहट के साथ बोल उठा, बस अब चलना चाहिए। विनोदिनी ने कहा, और जरा ठहर जाएं तो क्या हर्ज है? महेंद्र ने कहा, नहीं, रास्ते में कहीं किसी मतवाले गोरे से पाला पड़ गया तो जान को आफत हो जाएगी। चीज वस्त सब संभाल कर उठाने रखने में अंधेरा हो आया। इतने में एक नौकर ने आकर खबर दी कि गाड़ी वाले गाड़ी लेकर न जाने कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ते। गाड़ियां बगीचे के बाहर खड़ी थीं। फौज के 2 गोरे आकर जबरदस्ती उन्हें स्टेशन की तरफ ले गए हैं। उस नौकर को दूसरी गाड़ी लाने के लिए भेज दिया गया। भीतर ही भीतर कुढ़ा हुआ महेंद्र मन ही मन कहने लगा, आज का दिन ही बिल्कुल मिट्टी हो गया। अपना अधैर्य अब उससे छिपाए नहीं छिप सका। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रमशः वृक्षों की डालियों के पत्र जाल से निकलकर मुक्त आकाश में आ गया। निस्तब्ध निष्कंप उपवन छाया और चांदनी के संगम से विचित्र सौंदर्य से परिपूर्ण हो उठा। आज इस मायामंडित पृथ्वी पर विनोदिनी ने अपने को कैसे तो एक अपूर्व रूप में अनुभव किया। आज जब उसने तरुवीथिका में आशा को अपनी छाती से लगा लिया, तब उसमें प्रेम की कृत्रिमता जरा भी नहीं थी। आशा ने देखा कि विनोदिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसने व्यथित होकर पूछा, क्यों बहन किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो? विनोदिनी ने कहा, कुछ नहीं बहन, कोई बात नहीं, ठीक तो हूं मैं। आज का दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। आशा ने पूछा, सो कैसे? विनोदिनी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं मर गई हूं, मानो परलोक में आ गई हूं। यहां मानो मेरा सब कुछ मिल सकता है। आशा आश्चर्य के साथ सब बात सुनती गई, किंतु समझ कुछ न सकी। मृत्यु की बात सुनकर वो दुखित हुई, बोली, छी बहन किरकिरी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। गाड़ी मिल गई। बिहारी फिर कोच बक्स पर बैठा। विनोदिनी निस्तब्ध बैठी खिड़की के बाहर की ओर देखती रही। ज्योत्सना से स्तंभित तरु श्रेणी धावमान निविड़ छाए स्रोत की तरह उसकी आंखों के ऊपर से दौड़ती चली जा रही थी। आशा गाड़ी के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंख लग गई और महेंद्र रास्ते भर अत्यंत विमर्श हुआ
बैठा रहा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।